साल 2025 की बात है। हैदराबाद के बाहरी इलाके में फैला हुआ सूर्यांश टेक्नोलॉजी पार्क हर दिन की तरह उस सुबह भी जाग तो गया था, लेकिन उसमें वो रौनक नहीं थी जो आम दिनों में होती थी। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही कम थी, ऑफिस के बाहर खड़े लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे और हर चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उस चिंता का कारण था पार्क के बीचों बीच खड़ी एक विशाल कांच की इमारत, नवदृष्टि ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी देश की सबसे तेजी से बढ़ती इंडस्ट्रियल टेक कंपनियों में से एक थी। इसकी मशीनें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में इस्तेमाल हो रही थीं। लेकिन आज उसी कंपनी के भीतर एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई थी जिसने सब कुछ रोक दिया था। कंपनी का सबसे अहम प्रोजेक्ट मेकाफ्लो ZR900 पिछले 12 दिनों से बंद पड़ा था। ये एक हाई प्रिसिजन ऑटोमेशन सिस्टम था जो पूरी फैक्ट्री को कंट्रोल करता था। इसके बंद होते ही उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया था। हर दिन लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का नुकसान हो रहा था। लेकिन नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं था, कंपनी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी। देश विदेश से विशेषज्ञ बुलाए जा चुके थे। मशीन के हर पार्ट की जांच की गई थी। सेंसर बदले गए, सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, वायरिंग दोबारा की गई। लेकिन मशीन जैसे जिद पर अड़ी हुई थी। उसकी लाल चेतावनी लाइट लगातार जल रही थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कोई उसकी भाषा समझ नहीं पा रहा था। इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने एक बड़े मीटिंग रूम में कंपनी के मालिक आदित्य राणा खड़े थे। उनकी उम्र करीब 42 साल थी। उनका व्यक्तित्व मजबूत था, लेकिन इस समय उनकी आंखों में थकान और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और कहा कि इतने दिन हो गए और अभी तक कोई हल नहीं निकला। कमरे में खड़े इंजीनियर सिर झुकाए खामोश थे। किसी के पास जवाब नहीं था। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा कि अगर आज भी कोई समाधान नहीं मिला, तो इसका असर पूरी कंपनी पर पड़ेगा। मीटिंग खत्म हुई और वह धीरे धीरे नीचे उतर आए। जैसे ही वह बिल्डिंग के गेट के पास पहुंचे, उनकी नजर सड़क किनारे बैठे एक लड़के पर पड़ी। वह करीब 13 से 14 साल का था। उसके कपड़े पुराने और धूल से भरे हुए थे। उसके पास एक छोटा सा टूल बॉक्स रखा था, जिसमें जूते पॉलिश करने का सामान था। लेकिन वह जूते नहीं देख रहा था। वह लगातार बिल्डिंग की तरफ देख रहा था, खासकर उस हिस्से की तरफ जहां मशीन सेक्शन था। उस लड़के का नाम था कबीर। कबीर हर दिन वहां आता था। सुबह जूते पॉलिश करता, दोपहर में पास की ढाबे में काम करता और शाम को फिर उसी जगह बैठ जाता। लेकिन उसकी आदतें बाकी बच्चों से अलग थीं। उसकी नजरें हमेशा मशीनों की तरफ रहती थीं। वह लोगों से कम, मशीनों से ज्यादा जुड़ा हुआ लगता था। उस दिन भी वह धीरे से खुद से कुछ कह रहा था। वह बुदबुदा रहा था कि मशीन खराब नहीं है, बल्कि उसे रोका गया है। लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि कोई सुन नहीं सका। कबीर की जिंदगी बहुत साधारण नहीं थी। उसके पिता का कोई पता नहीं था। उसकी मां, रेखा, लंबे समय से बीमार थीं। घर की हालत खराब थी। दवाइयों के पैसे जुटाना भी मुश्किल था। कई बार कबीर खुद भूखा रह जाता था ताकि अपनी मां के लिए दवा खरीद सके। लेकिन उसके जीवन का एक और हिस्सा था जिसे कोई नहीं जानता था। रात होते ही कबीर शहर के पुराने इलाके में बने एक छोटे से वर्कशॉप में चला जाता था। ये वर्कशॉप उसके दादा का था, जो कभी इसी कंपनी में सीनियर टेक्नीशियन हुआ करते थे। अब उम्र के साथ वो एक साधारण मैकेनिक बन गए थे। वहीं कबीर ने मशीनों को समझना सीखा था। वो सिर्फ पार्ट्स को जोड़ना नहीं जानता था, बल्कि वो मशीन की आवाज, उसकी कंपन और उसकी चाल को महसूस कर सकता था। अगले दिन जब कबीर फिर कंपनी के गेट के पास बैठा था, तो अंदर का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण था। इंजीनियर बार बार मशीन के पास जा रहे थे, स्क्रीन चेक कर रहे थे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा था। कबीर ने हिम्मत जुटाई और गार्ड से कहा कि उसे अंदर जाने दिया जाए। उसने कहा कि वो मशीन देखना चाहता है, लेकिन गार्ड ने उसे डांट कर भगा दिया। कुछ लोग हंसने लगे। किसी ने कहा कि यह बच्चा पागल है। कबीर चुपचाप वापस बैठ गया। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द था, लेकिन उसके भीतर का भरोसा अभी भी जिंदा था। दोपहर के समय अचानक मशीन सेक्शन से तेज आवाज आई। अलार्म बजने लगा। पूरे परिसर में हलचल मच गई। इंजीनियर इधर-उधर भागने लगे।
उसी समय आदित्य राणा बाहर आए। उनकी नजर फिर कबीर पर पड़ी। इस बार उन्होंने उसे ध्यान से देखा। उन्हें उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास नजर आया। उन्होंने गार्ड से पूछा और फिर कबीर को अपने पास बुलाया। कबीर ने हिम्मत करके कहा कि अगर उसे मौका मिले तो वह मशीन की समस्या समझ सकता है। यह सुनकर वहां खड़े लोग हंस पड़े। लेकिन आदित्य ने इस बार हंसने के बजाय कुछ पल सोचा और फिर उसे अंदर ले जाने का आदेश दिया। कबीर पहली बार उस इमारत के अंदर गया। उसके लिए यह जगह किसी सपने से कम नहीं थी, लेकिन वह डर के बजाय ध्यान में था। वह सीधे मशीन के पास गया। उसने कुछ देर तक मशीन को ध्यान से देखा, उसके पास खड़ा रहा, जैसे वह उसकी आवाज सुन रहा हो। फिर उसने कहा कि मशीन खराब नहीं है। सब चौंक गए। उसने बताया कि मशीन के एक खास हिस्से में जानबूझकर बदलाव किया गया है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया है। इंजीनियरों ने जांच की और पाया कि वह सही कह रहा है। इसके बाद कबीर ने धीरे धीरे मशीन के अंदर की वायरिंग और पाइपिंग को ठीक किया। उसके हर कदम में आत्मविश्वास था। वह बिना किसी हड़बड़ी के काम कर रहा था। कुछ ही मिनटों में उसने मशीन को फिर से चालू करने के लिए तैयार कर दिया। जब मशीन चालू हुई तो लाल लाइट बंद हो गई और उसकी जगह हरी लाइट जल उठी। पूरे हॉल में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन आदित्य राणा चुप खड़े थे। उन्होंने कबीर से उसके बारे में पूछा। जब कबीर ने अपनी मां का नाम बताया तो आदित्य के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। वह नाम उनके अतीत से जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि यह बच्चा उनके अतीत का हिस्सा हो सकता है। अगले दिन जांच के बाद सच सामने आ गया। कबीर उनका ही बेटा था, जिसे उन्होंने सालों पहले खो दिया था। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। कबीर की मां का इलाज शुरू हुआ, उसके दादा को सम्मान मिला और कबीर को वह पहचान मिली जिसका वह हकदार था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब लोग उसे सिर्फ एक गरीब बच्चे के रूप में नहीं देखते थे। वह अब एक प्रतिभा था, एक कहानी था, एक प्रेरणा था। आज भी कबीर मशीनों के पास खड़ा होकर उन्हें महसूस करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसकी आवाज सुनी जाती है। और उसकी कहानी यह सिखाती है कि हुनर कभी छोटा नहीं होता, बस उसे पहचानने के लिए सही नजर चाहिए।